हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल तक की वीडियो में अपन ने चौले की क्रॉप के बारे में पढ़ रहे थे और चौले का वैज्ञानिक नाम पढ़ लिया था, चौले का कुल पढ़ लिया था, चौले का उत्पत्ति स्थान पढ़ लिया, चौले का महत्व पढ़ लिया और उसके बाद में जलवायु और उन्नत किस्में बीज दर बीजोपचार भी चौले का आपने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे बुआई का समय एवं विधि। क्या पढ़ेंगे बेटा? बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लिखो बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि। जो चौला की बुआई है वो हमें कब कर देनी चाहिए? जैसे वर्षा ऋतु प्रारंभ हो उसके तुरंत बाद हमें चौले की बुआई कर देनी चाहिए, यानी 30 जुलाई तक चौला की क्या कर देनी चाहिए? बुआई कर देनी चाहिए। जिसमें कतार से कतार की दूरी क्या होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। देखो बेटा, चौला की बुआई मानसून प्रारंभ होते ही कर देनी चाहिए, यानी जैसे हमारा मानसून प्रारंभ हो वैसे हमें क्या कर देनी चाहिए? चौला की बुआई कर देनी चाहिए। होते ही मानसून प्रारंभ होते ही 30 जुलाई तक कर देनी चाहिए। चौला में कतार से कतार की दूरी, चौला में कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, यानी चौले की बुआई होती है वो मानसून प्रारंभ होती है क्या कर देनी चाहिए? 30 जुलाई तक कर देनी चाहिए। जिसमें चौला की कतार से कतार की दूरी क्या है? 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर हमें रखनी चाहिए। अब पढ़ेंगे इसकी खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, यानी चौला के लिए कितना खाद चाहिए? लिखो 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए, यानी 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से हमें क्या करना देना चाहिए? दे देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे सिंचाई। क्या पढ़ेंगे बेटा? सिंचाई। अब वैसे अपन इसकी बुआई किस में करते हैं? मानसून काल में करते हैं। देखो वर्षा न होने पर
15 से 20 दिन के अंतराल पर 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 से 3 सिंचाई कर देनी चाहिए। 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 से 3 सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी जैसे ही वर्षा हो उसके कितने दिन के अंतराल पे, यानी वर्षा होने के कितने दिन के अंतराल पर, वर्षा न होने पर 15 से 20 दिन के अंतराल पर कितनी सिंचाई कर देनी चाहिए? 2 या 3 सिंचाई कर देनी चाहिए। और ग्रीष्मकालीन फसल में 8 से 10 दिन के अंतराल पर 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई कर देनी चाहिए। ये हो गई हमारी सिंचाई। यानी वर्षा न होने पे तो 15 से 20 दिन के अंतराल पे 2-3 सिंचाई कर दो, और जैसे ही जो ग्रीष्मकाल होते हैं उसमें कितने दिन के अंतराल पे, 8 से 10 दिन के अंतराल पर हमें क्या कर देनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे बेटा और निराई गुड़ाई। क्या पढ़ेंगे? निराई गुड़ाई। अब निराई गुड़ाई में क्या करेंगे? यानी जैसे ही बुआई करेंगे उसके कितने दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देंगे। और जहाँ रासायनिक खरपतवार का नियंत्रण, जहाँ पे निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता है, उस स्थिति में क्या करना है? रासायनिक खरपतवार नियंत्रण कर देना है। और उसके लिए क्या आती है? बेसालिन नाम की एक दवा आती है, जिसकी 1 kg मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देना चाहिए? छिड़काव कर देना चाहिए। अब लिखो निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई लिखो। फसल की बुआई के 25 से 30 दिन बाद, फसल की बुआई के 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। यानी फसल की बुआई कितने दिन बाद? 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करेंगे और खरपतवारों को निकाल देंगे। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए बेसालिन 1 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में घोलकर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। यानी फसल की बुआई के कितने दिन बाद? 25 से 30 दिन बाद हमें निराई गुड़ाई करनी है। और निराई गुड़ाई करने के क्या हमें करना है? रासायनिक खरपतवारों को निकाल देना है। और उसके बाद यदि जहाँ रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? 1 किलोग्राम बेसालिन लेंगे और बेसालिन को क्या करेंगे? 1 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में घोल देंगे। और घोलने के बाद उसका क्या कर देंगे? अपन स्प्रे कर देंगे, उसका प्रयोग कर देंगे। अब पढ़ेंगे क्या नाम से?
निराई गुड़ाई के बाद पादप संरक्षण क्या पढ़ेंगे बेटा? पादप संरक्षण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पादप संरक्षण। अब पादप संरक्षण में क्या आता है? कीट रोग आते हैं। क्या आते हैं बेटा? कीट रोग आते हैं। कीट रोग लिखो पादप संरक्षण में। कीट रोग लिखो। पादप संरक्षण। पादप संरक्षण में सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? कीट पढ़ेंगे। लिखो चौला की फसल में मोइला कौन सा कीट लगता है बेटा? चौला की फसल में कौन सा कीट लगता है? मोइला का प्रकोप होने पर चौला की फसल पर मोइले का प्रकोप होने पर, यानी यदि मोइले का प्रकोप हो जाता है उसके लिए क्या करेंगे? मोइले का प्रकोप होने पर मेलाथियान यानी मेलाथियान क्या आती है? कीटनाशी आती है। मेलाथियान 1 लीटर 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए, मोइले के नियंत्रण के लिए कितनी दवा डालनी है? मेलाथियान 1 लीटर डालनी है। और कितने में? 1000 लीटर पानी में घोलकर। अब पढ़ेंगे बेटा रोग। कीट सिर्फ एक ही लगता है, कौन सा? मोइला। अब पढ़ेंगे रोग। पहला रोग लिखो मूल विगलन रोग। मूल विगलन रोग। पहला रोग कौन सा है? मूल विगलन रोग। लिखो इसमें, इस रोग से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इस रोग से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इस रोग से पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए 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 क्विंटाजीन 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, इस रोग के नियंत्रण के लिए बावस्टीन, इस रोग के नियंत्रण के लिए बावस्टीन का प्रयोग करना चाहिए। बावस्टीन का प्रयोग करना चाहिए। मूल विगलन के रोग के बाद में पढ़ेंगे अपन चूर्णी फफूंद रोग। क्या पढ़ेंगे बेटा? चूर्णी फफूंद रोग। दूसरा रोग क्या है? चूर्णी फफूंद रोग। चूर्णी फफूंद रोग। अब ये चूर्णी रोग फफूंद में होता है क्या है? यानी इस रोग से ग्रसित जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पे पहले तो सफेद धब्बे पड़ जाएंगे, और सफेद धब्बे पड़ने के बाद भी उसमें क्या होता है? सफेद चूर्ण सा क्या दिखने लग जाता है? दिखाई देने लग जाता है। लिखो, इस रोग से पत्तियों पर इस रोग से पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसे कैसे सफेद चूर्ण जैसे धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बन जाते हैं।
यानी कैसे धब्बे बढ़ जाएंगे? सफेद चूर्ण के जैसे क्या बढ़ जाएंगे? धब्बे बढ़ जाएंगे। इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए इस रोग की रोकथाम के लिए गंधक या केरातिन, गंधक या केरातिन का प्रयोग करना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए। यानी चूर्णी फफूंदे में क्या होगा? सफेद चूर्ण धब्बे जैसे बढ़ जाएंगे। और इस रोग की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? या तो गंधक का प्रयोग करेंगे, यानी फिर किसका प्रयोग करेंगे? केरातिन नाम की दवा आती है उसका प्रयोग करेंगे। अब पढ़ेंगे इसकी कटाई एवं मंडाई। क्या पढ़ेंगे? कटाई व मंडाई, यानी इसकी कटाई व मंडाई क्या होगा? देखो, चौला की फसल 70 से 100 दिन में, चौला की फसल 70 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है। यानी कितने दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है? 70 से 100 दिन में ये फसल पककर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। जब 70 से 80%, जब 70 से 80% फलियां पककर तैयार हो जाती हैं, तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। जब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए, यानी चौले के कितने दिन में? 70 से 100 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। और जब 70 से 80% फलियां पीली पड़ जाएं, तब अपन क्या कर लेनी चाहिए? फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। क्या कर लेनी चाहिए? फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। अब पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे चना। ये हमारी चौले की क्रॉप कंप्लीट हो गई है। अब आगे पढ़ेंगे अपन चना। चने का वैज्ञानिक नाम कौन बताएगा बेटा? चने का वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एरिटिनम। क्या होता है बेटा? साइसर एरिटिनम। और इसका जो कुल है वो क्या है? फैबेसी है। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान भी क्या है इसका? ओरिजिन है इसका भारत। क्या हो बेटा चना का ओरिजिन? भारत। हेडिंग डाल लो चना, चना। इसका सबसे पहले लिखेंगे वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। चने का वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। इसका जो कुल होता है वो होता है फैबेसी। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो वो है भारत। उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। चने का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम, कुल क्या है इसका? फैबेसी। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो क्या है बेटा? वो भारत। अब पढ़ेंगे अपन चने का महत्व, कि चने का महत्व क्या है। जो चने की फसल को कौन सी ऋतु में उगाया जाता है बेटा? रबी की ऋतु में उगाया जाता है। जिस टाइम पर गेहूं सरसों वगैरह उगाते हैं ना, उस टाइम किसको उगाया जाता है? चने को उगाया जाता है। लगभग 70% चना हमारे भारत में उगाया जाता है विश्व का। कितने प्रतिशत चना? 70% चना। चने के अंदर कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 21% प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 21% प्रोटीन पाई जाती है। चने का उपयोग अपन दाल के रूप में भी कर लेते हैं, यानी बेसन वगैरह बना के पकौड़ी वगैरह बनाने में भी काम में लेते हैं, नमकीन में भी काम में लेते हैं। यानी बहुत सारे इसके वो बनाए जाते हैं, खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। किसके? चने के। इसको अपन चोकर वगैरह बना के पशुओं को देने के भी काम में लेते हैं चने का उपयोग। अब डालो चने का उपयोग या महत्व। चने का महत्व, कि चने का महत्व क्या है। देखो बेटा, चना रबी ऋतु की फसल में
चना रबी ऋतु की फसल है। चना रबी ऋतु की फसल है। कौन सी ऋतु की फसल है? यानी कहने का मतलब ये एक ही दलहनी क्षेत्रों पर इसको किसमें उगाया जाता है? रबी ऋतु के अंदर उगाया जाता है। विश्व के कुल उत्पादन का कितने का? विश्व के कुल उत्पादन का 70% भाग, विश्व के कुल उत्पादन का 70% चना कौन उत्पादन करता है? भारत ही तो करता है। 70% भारत में उगता है। कुल उत्पादन का 70% चना भारत में उगाया जाता है। चने में 21%, चने में 21% प्रोटीन पाई जाती है। चने में 21% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है बेटा? 21% प्रोटीन पाई जाती है। चने का उपयोग दाल के रूप में तथा बेसन के रूप में भी किया जाता है। बड़े बड़े कंपटीशन में बेटा चने की प्रोटीन पूछते हैं। चने के अंदर कितनी % प्रोटीन पाई जाती है? 21% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रतिशत? 21% चने के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। लिखो आगे। चने का उपयोग, चना का उपयोग दाल के रूप में व बेसन के रूप में किया जाता है। वह बेसन के रूप में किया जाता है। यानी दाल बनाई जाती है और क्या बनाया जाता है? बेसन बनाया जाता है, ताकि उससे अपन क्या बनाया जाता है? पकौड़े वगैरह आदि बनाते हैं। अब लिखो इसकी जलवायु। चने के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? ठंडी है उसकी जलवायु चाहिए। अरे रबी में क्या होती है? ठंडी जलवायु तो होती है। लिखो जलवायु। चने के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। नीचे वाले मिटा देता हूं बेटा, मैं तो अब पढ़ेंगे मृदा एवं खेत की तैयारी। यानी चने के लिए कौन सी मृदा चाहिए? मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी यानी चने के लिए जल निकास युक्त या तो दोमट या बलुई दोमट मृदा, हल्की दोमट या दोमट मृदा क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। और हमेशा इस मृदा को हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन सी मृदा चाहिए? हल्की दोमट या दोमट मृदा। जो ढेलेदार मृदा होनी चाहिए। कैसी मृदा होनी चाहिए? छोटे छोटे ढेलेदार मृदा होनी चाहिए। देखो चने के लिए जल निकास युक्त, चने के लिए जल निकास युक्त, चने के लिए जल निकास युक्त हल्की दोमट या दोमट मृदा, हल्की दोमट या दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी चने के लिए जल निकास युक्त हल्की दोमट या दोमट मृदा क्या मानी जाती है बेटाओ? सर्वोत्तम मानी जाती है। फसल को दीमक से बचाने के लिए, आगे लिखो, फसल को दीमक से बचाने के लिए
दीमक से बचाने के लिए, फसल को किससे बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए कौन सी दवा डालनी है हमें, मेलाथियान मिथाइल पैराथियान डालनी है बचाने के लिए। अंतिम जुलाई के समय में बचाने के लिए मिथाइल पैराथियान 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देना चाहिए, प्रयोग कर देना चाहिए। यानी चने के लिए कौन सी मृदा चाहिए, चने की खेती के लिए जल विकास युक्त हल्की दोमट या दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, और दीमक के रोकथाम के लिए किसका, मिथाइल पैराथियान का। मिथाइल पैराथियान 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हमें क्या कर देना चाहिए, प्रयोग कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए बेटाओ, प्रयोग कर देना चाहिए। रही बात खेत की तैयारी, खेत की तैयारी मैंने बता रखी है कि 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, 2 या 3 जुताई देसी हल या हैरो या कल्टीवेटर से करके, अंतिम जुताई के साथ क्या लगाना है, पाटा लगाना है और मृदा को भुरभुरा करके समतल बनाना है। मिटा देता हूँ बेटा। इसके बाद पढ़ेंगे उन्नत किस्में। अब पढ़ेंगे उन्नत किस्में। उन्नत किस्में लिखो इसकी, सम्राट, वरदान, प्रताप, सम्राट, वरदान, प्रताप, सम्राट, वरदान, प्रताप, पूसा 209, RS 10, RS 11, पूसा 209, RS 10 और RS 11 आदि। यानी सम्राट, वरदान, प्रताप, पूसा 209, RS 10 और RS 11। अब पढ़ेंगे बीज दर एवं बीजोपचार। बीज दर एवं बीजोपचार, यानी चने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। चने के लिए प्रति हेक्टेयर 60 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर क्या होता है बेटा, पर्याप्त होता है। लिखो, चने की देसी किस्मों की बुआई के लिए, चने की देसी किस्मों की बुआई के लिए चने की देसी किस्मों की बुआई के लिए कितना किलोग्राम, 60 से 80 किलोग्राम देसी किस्मों की बुआई के लिए 60 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। प्रति हेक्टेयर यानी कहने का मतलब 1 हेक्टेयर के लिए चने के लिए कितना बीज चाहिए, 60 से 80 किलोग्राम बीज। कितना चाहिए बेटा, 60 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। जिस खेत में जड़गलन व उकटा रोग होता है, आगे लिखो, जिस खेत में जड़गलन वह उकटा रोग होता है, सबसे चने का यदि प्रमुख रोग माना जाए ना तो उकटा रोग होता है। जिस खेत में जड़गलन वह उकटा रोग होता है, उकटा रोग होता है, यानी जिस क्षेत्र में जड़गलन या उकटा रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए बीजों को 6 से 10 ग्राम, उसकी रोकथाम के लिए बीजों को कितने ग्राम, 8 से 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा, 6 से 10 ग्राम, 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा
प्रति किलो बीज की दर से, प्रति किलो बीज की दर से बीजों को उपचारित कर देना चाहिए, बीजों को उपचारित कर देना चाहिए। प्रति किलो बीज की दर से बीजों को उपचारित कर देना चाहिए। यानी बीज दर बीज उपचार में चने के लिए कितना बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है? 60 से 80 किलोग्राम। और जिस क्षेत्र, यदि आपको मैं बताऊं कि चने का प्रमुख रोग कौन सा है, तो कौन सा है? उकटा रोग होता है। जिस क्षेत्र में उकटा रोग और जड़ गलन की समस्या रहती है, उस क्षेत्र में बीजों की बुआई करने से पूर्व बीजों को 6 से 8 ग्राम या 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके हमें क्या कर देना चाहिए? बुआई कर देनी चाहिए। आज की वीडियो में बेटा इतनी चर्चा कर लेंगे, और बची हुई जो चने की क्रॉप है वो अगली वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।